बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्कॉलर। हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे जो कि था बायोडाइवर्सिटी। इसमें से हमने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर लिया था, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे द 5 किंगडम सिस्टम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में लास्ट लेक्चर में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ लिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रॉबर्ट वेटकर ने इंट्रोड्यूस कराया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। इसने 5 किंगडम सिस्टम को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप्स बनाए। प्रोकैरियोट का एक अलग ग्रुप बनाया मोनेरा के नाम से, और बाकी जितने प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एनिमल लाइक, फंजाई लाइक और प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रख दिया गया। फंजाई का अलग ग्रुप बना दिया गया, प्लांट्स और एनिमल का अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुई थी? नंबर 1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉफ हैं या हेटेरोट्रॉफ हैं, और नंबर 2 था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं। ये 5 किंगडम सिस्टम कौन से हैं? फर्स्ट वन है मोनरा, सेकंड प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिस किंगडम को हमने देखना है वो है किंगडम मोनरा, जिनके जितने प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनरा में आते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है इनमें। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटे होते हैं और सिंपल होते हैं। इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। इनमें कुछ ऑटोट्रॉफ्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा किंगडम जो कि है प्रोटिस्टा का। इसमें यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्लांट लाइक होते हैं, इन्हें एल्गी कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, इन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो फंजाई लाइक होते हैं। अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। अब सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, जिनकी वजह से वो अपनी जनरेशन बढ़ा सके। इनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम बात करें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की तो इन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। अगर हम बात करें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की तो ये 3rd कैटेगरी है प्रोटिस्टा में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स की। अब देखते हैं 3rd किंगडम को जो कि है किंगडम फंजाई। फंजाई की बात करें तो फंजाई में वो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते बल्कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। 4th किंगडम की बात करते हैं। 4th किंगडम है प्लांटी, जो प्लांट का है। प्लांटी में वो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फूड की प्रिपरेशन में हेल्प देता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट का नाम है जो ग्रीन कलर देता है। इसमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं, और अपनी कॉम्प्लेक्स फूड ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। इनमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल लें तो मोसेस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स प्लांटी में आ जाते हैं। 5th और लास्ट किंगडम है एनिमल से रिलेटेड, जिसे हम किंगडम एनिमिलिया कहते हैं। इस किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक हैं,
अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनमें स्पेशल कैविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये मोटाइल होते हैं। इसमें वो तमाम ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोटिक है। इनकी एग्जांपल ह्यूमन भी हो सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराया था। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक सिस्टम है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक नेमिंग के लिए यूज़ होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। बाइनोमियल मीन टू नेम्स और नोमेनक्लेचर मीन नेमिंग का मेथड। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सेम नेम्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ब्लैक बर्ड एक बर्ड है जिसे हम एक क्रो है और दूसरा रेवन है, और इसको सेम नेम दिया गया है ब्लैक बर्ड का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिजम्स। सेम ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट नेम, जैसे कि अनियन की बात की जाए, अनियन, प्याज, वसल, गंडा, ये डिफरेंट इसके नेम हैं सेम ऑर्गेनिजम्स के। इनकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। इस वजह से कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस कराया ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए। अगर हम इसके रूल्स की बात करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, साइंटिफिक नेम को या तो इटैलिक में लिखा जाता है या अंडरलाइन किया जाता है। साइंटिफिक नेम लिखने का पहला रूल ये है कि जो भी साइंटिफिक नेमिंग होगी वो या तो इटैलिक में होगी या उसे अंडरलाइन किया जाएगा। साइंटिफिक नेम दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं। पहला होता है जीनस नेम और सेकंड होता है स्पीशी नेम। जो जेनरिक नेम होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो स्पीशी नेम होता है उसमें कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होता, सारे स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं। अगर हम थर्ड रूल की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को, एक ही ऑर्गेनिजम्स को बार बार डिस्क्राइब कर रहे हों तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसे। जैसे कि होमो सेपियन है तो हम एज सेपियन लिख सकते हैं। फर्स्ट जेनरिक नेम जो होगा उसका कैपिटल लेटर और बाकी जो स्पीशी नेम होगा वो स्मॉल लेटर्स। इनकी हम एग्जांपल्स की बात करें, फ्रॉग है हमारे पास, रोज़ है, ह्यूमन है, पी प्लांट है। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम देखें तो राना टिग्रीना, रोज रोजा इंडिका, पी प्लांट पाइसम सेटिवम और ह्यूमन होमो सेपियंस। नेक्स्ट कंटेंट की तरफ चलते हैं जो कि है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन, डी मीन रिमूवल एंड फॉरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट। डेफिनेशन की बात करें तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट इन अ नॉन फॉरेस्ट लैंड। इट मीन्स कि किसी भी एरिया में ट्रीज की रिमूवल या कटिंग करना और उसके रिजल्ट्स में फॉरेस्ट लैंड का ऐसी लैंड में चेंज हो जाना जो कि नॉन फॉरेस्ट है, उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से इन्वायरमेंट में डिस्ट्रक्शन को फेस करना है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है। अगर हम इसकी काजेस की बात करें तो अर्बन एरियाज फर्स्ट इसकी काज है। अर्बन एरियाज का डेवलप किया जाना एक मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन की। ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत इजाफा हो रहा है और ये इजाफा ह्यूमन नीड्स के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। कुदरती वसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आबादी के साथ इंसानी वसाइल में कमी आ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली घरों की ज़रूरियात बढ़ेंगी, फूड को पूरा करने के लिए फार्मिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इन अर्बन एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट की कटिंग की जाती है। ये मेजर रीज़न है डिफॉरेस्टेशन की। सेकंड है कल्टीवेशन। दूसरी रीज़न हमें जो डिस्कस करनी है वो है कल्टीवेशन। इंसानी आबादी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, फूड की ज़रूरियात में भी इजाफा हो रहा है। इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फसलों की ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए और इसको पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को ज़रूरी ज़मीनों में चेंज किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन की कुछ नेचुरल रीजंस होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल होती हैं। नेचुरल रीजंस कौन से होते हैं? फॉरेस्ट फायर, खुद ब खुद लगने वाली आग, इन्वायरमेंटल चेंजेस, माहौलियाती जो चेंजेस आती हैं उनकी वजह से, या फ्लडिंग की वजह से। और अगर आर्टिफिशियल रीजंस की बात की जाए तो हमने ऊपर दो रीजंस को डिस्कस किया है, वो इंसानों की खुद बनाई हुई होते हैं।
जो कि हैं अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट और कल्टीवेशन। नेक्स्ट है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग भी एक मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। ये दरअसल शिकार है जो इंसान इंजॉयमेंट के लिए करते हैं या कारोबार की गर्ज से करते हैं। स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती है ओवर हंटिंग की वजह से। आइबेक्स, वेल, मार्कोर, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ओवर हंटिंग की वजह से, या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी ओवर हंटिंग की वजह से। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात की जाए तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स की कि जिनके बारे में ये डेंजर है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये ख़त्म हो सकती है, एक्सटिंक्ट स्पीशी कंसीडर की जा सकती हैं। डेफिनेशन की बात करें, दीज आर द स्पीशीज़ दैट आर द रिस्क ऑफ नियर बीइंग एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस डॉल्फिन, मार्को पोलो शीप एंड हुबारा बस्टर्ड। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। पाकिस्तान में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ की हैं जो बहुत कम रह गई हैं और फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है। इनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस डॉल्फिन को। इंडस डॉल्फिन की बात की जाए तो इसका हैबिटेट क्या है, ये फ्रेश वाटर में, रिवर्स में पाई जाती है। एनिमल नेचर की बात करें तो ये एनिमल्स के उस ग्रुप से बिलोंग करती है जिन्हें मैमल्स कहा जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान में ये डॉल्फिन इंडस रिवर में पाई जाती है। स्टेटस की बात करें तो इंडस डॉल्फिन के ओनली 600 एनिमल्स रिमेनिंग हैं। काजेस की बात की जाए तो इनकी तादाद कम होने की वजह पोल्यूशन है, हैबिटेट लॉस है और वाटर पोचिंग है। प्लास्टिक्स का पानी में जाना वो पोल्यूशंस को इंक्रीज करते हैं, उस वजह से भी इनकी एक्सटिंक्शन काज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हुबारा बस्टर्ड। ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। ऐसे बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान की तरफ। इनका स्टेटस क्या है, जब ये माइग्रेट करते हैं तो मिलियंस में से 2 लाख ऐसे हैं जो शिकार कर लिए जाते हैं। हैबिटेट की बात की जाए तो ये बर्ड्स रूस के कोल्ड एरिया से पाकिस्तान में आते हैं, माइग्रेट करते हैं और थार और चोलिस्तान के सहराओं में रहते हैं। इनकी काजेस की बात की जाए तो इनके ख़त्म होने की बड़ी वजह हंटिंग है। लास्ट है हमारे पास मार्को पोलो शीप। इसकी हैबिटेट की बात की जाए तो खंजराब के एरिया में और इसके इर्द गिर्द एडजॉइनिंग एरियाज में रहते हैं। अगर हम बात करें इसके स्टेटस की तो ये अलार्मिंग स्टेटस है इनका, तादाद भी कम होती जा रही है। अगर हम बात करें इनकी कंजर्वेशन की तो WWF पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड फंड फॉर पाकिस्तान में इसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।